हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंडर बीएसए। ठीक है, तो अभी तक हमने ओरल एविडेंस पढ़ा था। पिछली वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखो, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं मेनली सेक्शन 56 में, सेक्शन 57 में प्राइमरी दिया है और सेक्शन 58 में सेकेंडरी एविडेंस दिए हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओरल एविडेंस होता क्या है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझने में भी जो है ईजी हो। ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस मतलब कि जब आप ओरली किसी भी चीज़ का एविडेंस दे रहे हो, सिंपल। बट आप ओरल एविडेंस हर चीज़ का दे सकते हो एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप किसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है उसका छोड़ के हर चीज़ों का ओरल एविडेंस दे सकते हो। दूसरा, सेक्शन 55 ये भी बोलता है कि जो ओरल एविडेंस है वो होने चाहिए डायरेक्ट इन द सेंस कि वो एविडेंस उन्हीं लोगों के होने चाहिए जिसने वो इवेंट होते हुए या फिर वो इंसिडेंट अकर होते हुए देखा है, सुना है या फिर फील किया है अपने सेंसेस के थ्रू। कोई भी जो आप ओरल एविडेंस दे रहे हो वो इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं हो सकता। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, है ना। ये था हमारा ओरल एविडेंस। क्योंकि ओरल एविडेंस जो है वो आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का नहीं दे सकते हो, इसके लिए आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू यू कैन गिव एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम कैसे एविडेंस देते हैं वो हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब ओरल एविडेंस अगर क्लियर है तो लेट्स मूव फर्दर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपने ओरल एविडेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख लो, तो आपका जो दोनों कंसेप्ट है वो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्लियर भी हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सेक्शन 56 से चालू होता है। क्या बोलता है सेक्शन 56? प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव इधर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, है ना। जो आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते, अगर आपको उनको प्रूव करना है तो या तो आप प्राइमरी एविडेंस या तो आप सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू उनको प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 56 ये बात बोलता है। ठीक है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, बहुत एविडेंट और इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करना है तो आप उसको या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि आप इसको ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ तो नहीं कर सकते, है ना। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 57 बताता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो सिंपल है, जब डॉक्यूमेंट खुद इटसेल्फ मतलब डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के बिफोर प्रेजेंट कर रहे हो, उसी को हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझो तो वही होता है प्राइमरी एविडेंस। मतलब कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, आपको उसके कंटेंट्स को प्रूफ करना है कि दो पार्टीज है ए और बी और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आपको इस चीज़ को प्रूफ करना है कि दे हैड ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, ठीक है, आप कोर्ट को कैसे कन्विंस करोगे कि ए ने बी को जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसेस किए थे उसको ब्रीच किया है, उसको जो है तोड़ा है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ला के कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटेंट्स हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट जो है, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंटेंट को प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है, पेजेस जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, जिसमें दोनों का साइन है, वो आपको कोर्ट के सामने लाने पड़ेंगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट का लाने का पूरा जो ये एक्ट है, यही इनफ है टू बी कॉल्ड एज प्राइमरी एविडेंस। इसी चीज़ को जो आप डॉक्यूमेंट को खुद से प्रेजेंट करते हो जब कोर्ट के सामने, भले आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, भले आप उसको इन पर्सन कर रहे हो, तो दैट थिंग इटसेल्फ इज अ प्राइमरी एविडेंस। ओके, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आप आधार कार्ड के कंटेंट को, कि उसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, कि वो इंडिया का सिटीजन है, आप इसको आधार कार्ड लाके ही कोर्ट के सामने प्रूफ कर सकते हो। ओके, उसकी कॉपी नहीं चलेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आधार कार्ड का जो कोई और रूप नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ही अपना पेश करना पड़ेगा। और जब आप उसको प्रेजेंट करोगे तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 57 के अंडर। ओके, आधार कार्ड हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या रिजल्ट्स हो गए स्कूल के, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप उनको उनके ओरिजिनल स्टेट में जो है प्रोड्यूस करते हो कोर्ट के सामने, उसको हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। और उसी से ही उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स प्रूफ किए जा सकते हैं। अब हम एक बार अपने नोट से देख लेते हैं, कहाँ है ये रहा, है ना, सेक्शन 56 ये है। प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दो तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस क्या बोलता है? सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द कोर्ट्स इंस्पेक्शन, वही जो बीआर एक्ट में लिखा था। अब एनी टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। अब इसके बाद बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी है, बीआर एक्ट में भी दी है, यहाँ पे जो है इतनी सारी,
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ए ने अग्री किया टू बाय अ सोफा फ्रॉम बी फॉर 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में, तो ईच पार्ट जो है वो एक प्राइमरी एविडेंस हो जाता है डॉक्यूमेंट का, है ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ए जो है बी के पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेके आया, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो पेपर फॉर्म में रहता है, राइट। तो बहुत सारे पेपर्स लेके आया, तो बी ने सब पेपर्स में साइन कर दिया, ओके, सब पेपर्स में उसने साइन कर दिया एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स प्रेजेंटेबल एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एग्जिस्टेंट बिटवीन द टू। तो इन दोनों के बीच में जितने भी पेपर्स में साइन हुआ है, एक हो चाहे 2-3 हो, कभी आपने अगर इंश्योरेंस या बैंक के पेपर्स भी होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, या जब बैंक आपके साइन लेता है लोन देने के टाइम पे, तो वो एक पेपर नहीं होता है, वो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, राइट। एक के बाद 2, 3, 4 बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो जितने भी पेपर्स हैं उस डॉक्यूमेंट के, क्योंकि वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, उन सारे पेपर्स को हम प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। यही बोलता है एक्सप्लेनेशन 1, जहाँ पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट मतलब कि जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूशन में आ रहा है, तब अगर उसके सेवरल पार्ट्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा आपने साइन किए हैं, ओके, उस डॉक्यूमेंट के जो है बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट में आपकी प्रॉमिस लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, हम कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक पेज के अलावा बहुत सारे पेज में उनका जो है कंटेंट लिखे हों। तो जब हम कोर्ट के सामने लेके आएंगे तो आप उसका पहला पन्ना ला के नहीं दिखा सकते। आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है वो सारा ही प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा, मतलब जितने भी पेजेस हैं वो सब एविडेंस है प्राइमरी। ये एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। नाउ explanation 2, where a document is executed in counterparts, each counterpart is a primary evidence against the party executing it। अब देखो counterpart क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखो A और B के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले A को चाहिए था सोफ़ा, A ने कॉल किया B को, ठीक है, A ने कॉल किया B को। A ने बोला कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम इसका एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड कर रहे हैं, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट यही, आप ये समझो। तो ए ने कॉल किया एंड ए ने बोला बी को कि मुझे एक सोफ़ा चाहिए और मेरा जो बजट है वो 7,000 है, ठीक है। बी बोलता है कि मुझे जैसा तुमको सोफ़ा चाहिए मेरे पास है, बट मैं उसको 10,000 में दूंगा, ठीक है। तो फिर जो ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर पार्ट में, जब कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, तो जो उस पार्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट किया उसको हम उस पार्टी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब समझ लो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो, ए को चाहिए था 7,000 में सोफ़ा, बी को चाहिए 10,000 उस सोफ़े के, है ना। ए बोलता है कि मैं 7,000 में खरीदूंगा, बी बोलता है मैं 10,000 में खरीदूंगा, ठीक है। तो ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ओके, और उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 7,000 में वो सोफ़ा देगा, मतलब सोफ़ा खरीदेगा, किससे, बी से, ठीक है। और ए ने जो है उस पर कर दिया साइन, और फिर उसके बाद बी ने भी इस कंसिडरेशन पे कर दिया साइन, ठीक है। बी ने यहाँ पे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10,000 में वो सोफ़ा देगा, किसको, ए को, ठीक है। सोफ़ा सेल करेगा वो 10,000 में ए को। उसने बी ने भी कर दिया अपना साइन, और जो फिर उसके बाद बी ने अपना साइन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में, एंड देन उसके बाद उसने वो ए के पास गया, तो ए ने बोला कि नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ये वाला बना हुआ है और फिर तुम अब इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते बिकॉज तुमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अपना साइन कर दिया। ए गया कोर्ट के पास, ठीक है। ये जो इसका ग्रीवियंस है ये लेके गया कोर्ट के पास। तो फिर अब कोर्ट में जब कोर्ट बोलेगा कि अगर तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे उसका प्रूफ दिखाओ, है ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे उसका प्रूफ दिखाओ। तो ए क्या करेगा, जाके ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखा देगा जिसमें दोनों के साइन है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बी अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट,
है ना। अब जब ए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जाके कोर्ट में दिखा देगा, तो क्योंकि बी ने यहाँ पे साइन की है, बी ने इसको एग्जीक्यूट की है, तो इस बी के अगेंस्ट ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बन जाएगा अगेंस्ट एक प्राइमरी एविडेंस एक्सप्लेनेशन 2 के अंडर। क्यों? क्योंकि बी ने इसको एग्जीक्यूट किया है, इस पर साइन किया है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये बी के अगेंस्ट बन जाएगा प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स मतलब बी भी अपना एक ये लेके आया था बट इसको साइन नहीं किया गया, तो जो ये वाला एविडेंस है अब ये बी के अगेंस्ट बन जाएगा एक प्राइमरी एविडेंस। वेर अ डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, है ना, काउंटर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हम लोग उसने एक्सिक्यूट किए, तो ईच काउंटर पार्ट जो है वो उस बंदे के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस बन जाता है जिसने उसको एग्जीक्यूट किया, है ना। अगर ए अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता तो बी भी लेके आ सकता था, क्योंकि ए ने भी उस पर साइन किए, ठीक है, तो वो उस पार्टी के अगेंस्ट बन जाता है जिसने उसको एग्जीक्यूट किया। करते दोनों पार्टी ही एग्जीक्यूट है, बट जो पार्टी अपना ग्रीवियंस लेके आती है, प्लेंट लेके आती है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट दिखाए कि इसने ब्रीच किया है, तो वो उस पार्टी के अगेंस्ट बनेगा जिसने साइन भी किया और जिसने ब्रीच भी किया है। ओके, तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट बनेगा। अब एक्सप्लेनेशन 3, वेर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। Where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. सिंपल है, जब एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है तो हर डॉक्यूमेंट एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होगा। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस मतलब कि समझ लो हमारा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड जो है वो सब इंसान का, जितने भी लोग हैं इंडिया में, उन सब का आधार कार्ड एक ही प्रोसेस से बनता है ना। तो वो सब जो है, अगर आपको कंटेंट प्रूफ करने हो तो वो सब जो है एक तरीके से प्राइमरी एविडेंस है दूसरे का। ओके, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत सारे एग्जीक्यूट किए गए हैं आधार कार्ड और एक ही प्रोसेस से बने हैं तो वो एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे के कंटेंट के लिए। दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कि वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। बट अगर कोई एक आधार कार्ड को आप फोटोकॉपी करवा लेते हो जाके, है ना, आप उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हो बहुत सारी, तो वो जो फोटोकॉपी है वो कभी भी ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है कि जब कोई फोटोकॉपी है एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, है ना, आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आ रहे हो, तो वो जो फोटोकॉपी है वो कभी भी प्राइमरी एविडेंस नहीं हो सकती आधार कार्ड की, कभी भी इट विल नॉट बी कॉल्ड एज प्राइमरी एविडेंस। ये एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है। Then we have explanation 4, where an electronic or digital record is created, stored simultaneously in multiple files, each such file is a primary evidence। ये तो बहुत easy है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है, जिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फीड की गई है या डिजिटली प्रोड्यूस की है, ओके, जब आप उसको क्रिएट करते हो या स्टोर करते हो बहुत सारी फाइल्स में, आप लैपटॉप में जब काम करते हो तो देयर आर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं ना, तो जब आप अलग अलग फाइल में एक ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली, तो हर फाइल एक प्राइमरी एविडेंस होती है एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन 5, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, इट्स ए प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। प्रॉपर कस्टडी मतलब कि जैसे कि कोई बहुत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका किसी का डेथ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड या फिर आपका रिजल्ट, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर प्रॉपर कस्टडी, जैसे रिजल्ट है, वो रिजल्ट किससे हम रिसीव कर सकते हैं, हम कैसे मानेंगे कि वो रिजल्ट जेन्युइन है, जब वो उस स्कूल से आएगा जिस स्कूल में आप पढ़े हो, राइट। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रॉपर कस्टडी से लेते हैं, भले वो इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, मतलब अगर आपका रिजल्ट गुम हो गया, ठीक है, आपका 10th या 12th का रिजल्ट गुम हो गया, तो 10th और 12th बोर्ड्स होते हैं, तो आप जो बोर्ड है CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं सबका रिजल्ट, है ना, 10th और 12th का रिजल्ट सबका ही रखते हैं वो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली जो उन्होंने रिजल्ट रखा हुआ है, जब हम उस CBSE ICSE बोर्ड से जाके लेंगे तो उस एविडेंस को हम प्राइमरी एविडेंस कंसिडर करेंगे अनलेस इट इज़ डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड मतलब अनलेस कोई आके बोले कि वो जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, तब तक के अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड हम प्रॉपर कस्टडी से लेते हैं तब तो उस रिकॉर्ड को हम प्राइमरी एविडेंस ही बोलेंगे अनलेस इट इज़ डिस्प्यूटेड। एक्सप्लेनेशन 5 ये बोलती है, ठीक है। अब एक केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ का नाम है पृथ्वी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ HP 1989।
इट वॉज हेल्ड दैट कार्बन कॉपीज के नॉट बी कंसिडर प्राइमरी एविडेंस। पी मतलब प्राइमरी एविडेंस ना, मैंने फुल नहीं लिखा है, पी का मतलब होता है प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट कार्बन कॉपीज कैन नॉट बी कंसिडर प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इवन दो दे आर प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर एज दे आर बॉट फ्रॉम द सेम प्रोसेस एंड हैव अंडरगॉन अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, ठीक है। इससे सिंपल है, जो कार्बन कॉपीज होती हैं, है ना, कार्बन कॉपीज को आप ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब कि जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो आप उसकी कार्बन कॉपी नहीं ला सकते, आपको उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ करना पड़ेगा। उसकी कार्बन कॉपी को कभी भी हम प्राइमरी एविडेंस नहीं बोलेंगे। वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस हो सकती है, कौन, कार्बन कॉपी जो है वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस हो सकती है, बट वो कभी भी ओरिजिनल का वो प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगा। वो हमेशा ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस ही बोलेंगे। हम सेकेंडरी एविडेंस अभी सेक्शन 58 में पढ़ेंगे और आप अभी पढ़ोगे कि जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, जो कॉपीज़ होती हैं जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनी आती है, जैसे कि फोटोकॉपी हो गई जिसमें मशीन यूज्ड है, राइट, तो उनको आप कभी भी प्राइमरी एविडेंस कंसिडर नहीं करते हो, दैट आर ऑलवेज कंसिडर एज अ सेकेंडरी एविडेंस। तो ये केस लॉ बोल रहा है। पृथ्वी चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में यही बोला गया, प्राइमरी एविडेंस जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अगर आप देखो कोई भी कार्बन कॉपी है तो आप उसको ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस नहीं बोल सकते, बट वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस हो सकती है। मतलब कि अगर बहुत सारी कार्बन कॉपी बनाई है तो वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस हो सकती है, बट ओरिजिनल की कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम करते हैं सेक्शन 58 जो कि बोलता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। बहुत ईजी है, ये सिंपली बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सेकेंडरी एविडेंस बोल सकते हैं। सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर, है ना। सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं उनको हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। फिर कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी। ओरिजिनल की जब आप फोटो कॉपी लेके आ रहे हो, मैकेनिकल प्रोसेस मतलब फोटो कॉपी समझ लो या कार्बन कॉपी समझ लो, आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना पेश करके कोर्ट के सामने उसकी कोई भी मैकेनिकल कॉपी पेश कर रहे हो तो उसको भी हम एक सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ऐसी कॉपीज जो कि आपने ओरिजिनल से बनाई हैं उनको भी सेकेंडरी एविडेंस बोला जाता है। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, अब जिन पार्टीज ने उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किया, है ना, उसका काउंटर पार्ट जो है वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। जैसे कि ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे जो बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ए ने कभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया, तो सेकेंडरी एविडेंस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एविडेंस। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, तो ये किसके अगेंस्ट काम आएगा अब सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे, ए के अगेंस्ट। समझ आया, ये जो एग्जाम्पल था जो मैंने भी बनाया था बहुत मैसी हो गया है, बट समझ लो कि क्योंकि जो 10,000 का सोफा बेचने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बी ने ही साइन किया था, सिर्फ ए ने वो साइन नहीं किया, वो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो अब वो किसके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, ए के अगेंस्ट, है ना। ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 58, यहाँ पे लिखा है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। समझ आया। अब ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब ऐसा कोई पर्सन जिसने कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा है ना, ऐसा कोई भी बंदा जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा है, उसका ओरल अकाउंट मतलब जब वो ओरली कोर्ट को आके बताता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा बता रहा है, तो उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। क्यों सेकेंडरी है, बिकॉज हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर रहे हैं। प्राइमरी एविडेंस को हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही हमेशा प्राइमरी एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ओरिजिनल के अलावा आप जब भी कोई फोटोकॉपी दे रहे हो, कोई बंदा कोर्ट को आकर बता रहा है कि ओरिजिनल कैसा दिखता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा सेकेंडरी एविडेंस में आती है, ठीक है, सेकेंड में आती है, वो याद रखना, सेकेंडरी, ओके। दीज थिंग्स कम आफ्टर द ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल हमेशा प्राइमरी एविडेंस का पार्ट होता है। अब फिर क्या है, ओरल एडमिशंस। अगर आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी ओरल एडमिशंस दिए तो उसको भी हम सेकेंडरी एविडेंस ही मानेंगे। फिर है रिटन एडमिशंस। रिटन में आप लिख के दे रहे हो कि डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट कंटेंट्स दिस पार्ट, ठीक है, तो वो भी जो है it comes under secondary evidence. Yeah, evidence of a person who has examined the document and who is skilled in the examination of document. अगर कोई ऐसा पर्सन एविडेंस दे रहा है जिसने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है और जिसके पास ऐसी स्किल है उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने की, तो उस पर्सन का एविडेंस जो है वो भी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा और वो सेक्शन 58 के अंदर एडमिसिबल है एज सेकेंडरी एविडेंस, ओके। सेकेंडरी एविडेंस में जितनी भी चीज़ें जो ओरिजिनल नहीं होती हैं उनको
सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। ओके, जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है बट हमको कोई चीज़ को प्रूफ करना है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो हम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ करते हैं। अब एक केस लॉ देख लेते हैं, अहेर रामा गोवा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1979। सेकेंडरी एविडेंस SE ना, यहाँ मैंने लिखा है SE। Secondary evidence can be accepted by the court for the existence, condition or contents of a document if the original has been lost or destroyed. Simple है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट्स के लिए, उनकी कंडीशन और उनके एग्जिस्टेंस के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस प्रूफ कर सकते हो कोर्ट में, और कोर्ट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो या तो गुम हो गया या तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो गया। Simple. This was secondary evidence, primary evidence and documentary evidence. I hope you have understand and thank you for watching the video.